नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही छोटे से डायलॉग को देखते हैं और उसकी परतें खोलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर छिपा क्या है। क्योंकि कभी-कभी सबसे छोटी बातचीत में भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। तो ये है वो लाइन, हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट। है तो बस एक वाक्य, लेकिन इसमें तनाव है, तर्क है और दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के नजरिए छिपे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक सीधी सी बात लगती है ना? पर सवाल ये है कि इस एक लाइन के पीछे असल में चल क्या रहा है। ये छोटी सी बातचीत हमें क्या कुछ बता रही है। ये जो डायलॉग है, ये असल में तनाव का एक छोटा सा पल है। अब इस सेक्शन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इतनी सिंपल सी लगने वाली बातचीत में एक टकराव छिपा हो सकता है। अच्छा, भले ही हमें पूरी कहानी नहीं पता, फिर भी इस एक लाइन से ना कुछ चीजें तो साफ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ दो लोग हैं, जाहिर है उनके बीच किसी बात पर बन नहीं रही, एक तरह की असहमति है। एक इंसान ने कुछ ऐसा किया है या पहना है जो दूसरे को ठीक नहीं लग रहा, और जो बोलने वाला है वो अपने चुनाव को सही ठहरा रहा है और सामने वाले को एक तरह से चैलेंज कर रहा है। तो इस टकराव की जड़ क्या है? असल में इसके सेंटर में दो शब्द और फ्रेज हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इस पूरी बातचीत में एक साइड का जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ एक शब्द पर टिका है, परेशानी। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी भावना और एक पूरे नजरिए को दिखाता है। मतलब जब कोई कहता है कि उसे परेशानी हो रही है, तो ये सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक गहरी फीलिंग है जो चिंता से या शायद इस बात से जुड़ी है कि समाज में जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। ये उस तर्क का इमोशनल बेस है। और उस इमोशनल तर्क के जवाब में बिल्कुल सामने से आता है ये पावरफुल फ्रेज, इट्स माई चॉइस। ये दूसरे पक्ष का आधार है। ये फ्रेज सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक तरह की ढाल है। ये पर्सनल आज़ादी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे कहता है कि देखो, मेरी पर्सनल चॉइस के आगे सामाजिक नियम या किसी की भावनाएं नहीं आ सकती। अब एक और दिलचस्प बात, सोचा है कभी कि एक हिंदी के सेंटेंस में ये इंग्लिश के फ्रेज क्यों इस्तेमाल हुए? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चॉइस लगती है। पहला फ्रेज है फ्रीडम ऑफ ड्रेस। ये सिर्फ कपड़े पहनने की आज़ादी का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसका एक खास वजन है। देखिए, जब फ्रीडम ऑफ ड्रेस बोला जाता है तो जो बोलने वाला है वो अपनी एक पर्सनल पसंद को एक बड़े, मॉडर्न और शायद एक यूनिवर्सल राइट की तरह पेश कर रहा है। इससे उसके तर्क में वजन आ जाता है, मानो कि ये कोई स्थापित अधिकार हो। और फिर आता है दूसरा फ्रेज, इट्स माई चॉइस। ये तो बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट और बहुत दमदार है। ये लाइन क्या करती है? ये बहस को वहीं पर रोकने की कोशिश करती है। ये एक तरह से कहती है बस ये मेरा फैसला है और बात खत्म, एक फुल स्टॉप की तरह। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए साफ दिखाई देते हैं। चलिए उन्हें आमने सामने रखकर समझते हैं। तो यहाँ असल में दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है वो नजरिया जो पर्सनल राइट्स और आज़ादी की बात करता है और उसके लिए फ्रीडम और चॉइस जैसे मॉडर्न इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये बहुत एक्टिव है, अपनी बात डंके की चोट पर रख रहा है। और दूसरी तरफ है वो नजरिया जो अपनी भावना, अपनी सामाजिक चिंता को जाहिर कर रहा है, और वो भी सिर्फ एक हिंदी शब्द परेशानी के जरिए। ये थोड़ा रिएक्टिव है और सवाल पूछ रहा है। ये सारी बातचीत हमें एक ऐसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां डायलॉग तो खत्म हो जाता है, पर झगड़ा नहीं। बातचीत एक अधूरे सवाल पर आकर रुक जाती है। ये पूरा संवाद इसी सवाल पर आके अटक जाता है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये एक चैलेंज है। ये सामने वाले पर जवाब देने का बोझ डाल देता है और मामला वहीं का वहीं रह जाता है, कोई नतीजा नहीं निकलता। और आखिर में ये हमें इस सवाल पर छोड़ देता है कि जब कोई बहस किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक सवाल पर आके खत्म हो, तो क्या मुद्दा सिर्फ वही होता है जो दिख रहा है, या फिर असली बहस उन गहरी सोच और मूल्यों की होती है जहां से वो सवाल पैदा ही हुआ।